हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोगों को सामने दिया है। प्रश्न है पंजा का जो रिलेशन बिल्ली से है ठीक उसी प्रकार खूर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा सही। और भी प्रश्न है जैसे कि हमारे डाइस के प्रश्न दिया गया है 5 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। जो आकृति दी गई है इन आकृति में 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हमारा 23 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 22 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए पहला नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपने सही कर पाए। चलिए अब हम बताते हैं आपको। यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करना है। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए में 1 से 2 कैसे बना है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे 3 से 27 कैसे बना है। ऑप्शन नंबर डी में 4 से 65 कैसे बना है। ऑप्शन नंबर सी में 2 से 9 कैसे बना है। अच्छा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 से 65 बना है कैसे। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं 4 से 65 बना है। 4 का क्यूब कर देंगे अब प्लस 1 कर देंगे तो 65 बन जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल 65 बन जाएगा। जब ऐसा बात है तो ऑप्शन नंबर सारे में इलॉजिक लगना चाहिए। चलो और सारे ऑप्शनों में हम देखते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, 65 आ गया। अच्छा यहाँ 2 से 9 सेम लॉजिक से बनना चाहिए। 2 से 9 यहाँ 2 का हम लोग करेंगे क्यूब, 2 का करेंगे हम लोग क्यूब आप प्लस 1 कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में 1 जुटेगा तो हो जाएगा 9। यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए में भी सेम लॉजिक है, बिल्कुल है। 1 का हम लोग कर दिए क्यूब आप प्लस हम लोग 1 कर देंगे। 1 का क्यूब आप प्लस 1 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हो जा रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बात नहीं है। क्या है तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं क्या किया गया है, 3 का क्यूब किया गया है प्लस 0 किया गया है। 3 का क्यूब करके प्लस 0 किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इनमें से अलग हो जाएगा। क्या है तो सारे ऑप्शन में है जो पहले नंबर का क्यूब करके प्लस 1 जोड़ने के बाद दूसरा नंबर मिल रहा है, देख रहे हो। जबकि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बात नहीं है, पहले नंबर का तो क्यूब हुआ है लेकिन प्लस 0 करने से 27 आ रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे मेरे दोस्त। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है मेरे दोस्त, एसएससी सीजीएल में इस प्रश्न को पूछा गया है। श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बात को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग तरीका को समझिए। यहाँ पर जो एरो है वो नीचे की तरफ है ना, बिल्कुल। अच्छा अगली बार जो एरो है ये घूम गया इस प्रकार से, लेकिन 1 की बढ़ोतरी हो गई, यानी 1 बढ़ गया। फिर अगली बार ये घूम गया ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर 2 था तो 1 की बढ़ोतरी होकर 3 हो गई। तो अगली बार जो एरो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, यही डायरेक्शन को चेक कर लेना है। देखो यहाँ पर जो है घड़ी सुई जो है एरो जो है नीचे की तरफ है, यहाँ पर एरो इस डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर एरो इस डायरेक्शन में हो गया। यानी कहने का मतलब जो एरो है ना वो 90 डिग्री घड़ी के चलने के दिशा में घूम रहा है। 90 डिग्री घड़ी के चलने के दिशा में घूम रहा है, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो घूम रहा है और 1 1 का बढ़ोतरी हो रही है।
पहले में देख रहे हैं एक बढ़ा, इसके आगे दो बढ़ा, देख रहे हो, पहले +1 फिर +1 फिर +1 हो जाएगा। ये जो डायरेक्शन है नीचे यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया है, तो अगली जो फिगर होगी ना, अगली फिगर उसमें इस प्रकार से बन जाएगा। और कितनी, इसमें 3 है तो इसमें 4 एरो बनेंगे मेरे दोस्त। क्या 4 एरो किस ऑप्शन में दिया है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। 4 एरो इस प्रकार से बनना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है नीचे की तरफ एरो बन ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। यहाँ पर सबका सब एरो जो है मेरे दोस्त इस दिशा में होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक एरो जो है यहाँ पर भूल चूल के इस दिशा में हो गया, इसीलिए गलती हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो एरो बना है ये चतुर्भुज के कोना से बनाया जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर चतुर्भुज के साइड के सेंटर से बना दिया है, इसीलिए सी गलत हो गया। देख रहे हैं ये वाला कैसा है, देख रहे हैं ये वाला कैसा है, ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है कैसे, ऐसा तो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली का जो रिलेशन पंजा से है ठीक उसी प्रकार खुर का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो एक बात आपको बताते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, पहले से आपको केवल याद दिला देते हैं। देखो, बिल्ली के पैर में पंजा होता है, बिल्ली के पैर में पंजा होता है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार किस चीज के पैर में खुर होते हैं मेरे दोस्त, तो घोड़ा के पैर में खुर होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हम सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीका से जानते हैं कि बिल्ली के पैर में पंजा होता है, सेम उसी प्रकार घोड़ा के पैर में खुर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बस आप लोग तरीका को समझिए। अच्छा, एक बात बता दें मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देंगे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो, दर्पण प्रतिबिंब एक्चुअली होता है क्या, जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा जो दायां हाथ है वो बाएं दिखता है, बायां हाथ है वो दायां दिखता है। एक तो बात ये होती है, ऊपर नीचे सेम होता है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, ऑप्शन छांटने का तरीका। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, आपके पास ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। इस दर्पण के बगल में यहाँ पे त्रिभुज बना है, यहाँ पे वृत्त बना है और यहाँ पे आयत बना हुआ है। तो ये बताइए जब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले बनेगा त्रिभुज, उसके बाद बनेगा वृत्त और उसके बाद बनेगा आयत। ठीक है, ये बात को आप लोग समझते हैं। तो यहाँ से पेन कॉपी उठाइए और एक चीज प्रैक्टिकल करके हमने तो बता दिया, आपको थ्योरी लिखा देते हैं। कैसे? दर्पण से जो चीज जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है। तो दर्पण से नजदीक में त्रिभुज है तो त्रिभुज बनेगा, दर्पण से दूर में वृत्त है तो वृत्त बनेगा, दर्पण से सबसे ज्यादा चतुर्भुज है तो सबसे ज्यादा दूर चतुर्भुज बनेगा। ये पॉइंट को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए रट लीजिए मेरे दोस्त, कि दर्पण से जो चीज जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और दर्पण से जो चीज जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। बस ये बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे आप लोग मेरे दोस्त। देखो, दर्पण से दूर में ई वाला सर्कल है तो दर्पण से दूर में ई वाला सर्कल बनेगा, यानी इस आकृति के बाद में बनेगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त देखो, दर्पण के पहले कभी बन ही नहीं सकता इस सर्किल वाला दर्पण से, यहाँ पर दर्पण से बाद में है तो दर्पण से बाद में बनेगा, इसीलिए ऑप्शन डी हो गया गलत। अच्छा, यहाँ पर इस सर्किल नहीं है इसीलिए ऑप्शन बी गलत। हमारे पास दो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त जो सर्किल है दर्पण से दूर बना हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, जो एक पेंट किया हुआ भाग है ये बिल्कुल ऊपर बनेगा, और एक पेंट किया हुआ भाग है, खाली भाग है, वो नीचे बनेगा। ये बात तो सभी ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा, ये वाला जो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से एक लाइन ऐसे खींच के ऐसे कटिंग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये बताइए
कि ऑप्शन नंबर सी में इसको कटिंग किया गया है, लेकिन कभी भी ये पत्ता तिरछा नहीं बन सकता है। यहाँ पर इस प्रकार से बनाया है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं बन सकता है, तिरछा ही बन ही नहीं सकता, इसीलिए सी गलत। तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि हिसाब सीधा बनेगा मेरे दोस्त, कभी भी तिरछा नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए, तो ये बात को भी आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को शुरुआत से विषम संख्या a बराबर 1, b बराबर 2 से चिन्हित किया जाता है और आगे ऐसा ही जारी रखा जाए, तो शब्द होटल का कुल मान क्या होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। इसको कैसे बनाएंगे, बस आप लोग को तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रश्न बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को शुरुआत से ही विषम संख्या, जैसे ए का स्थान 1 लेंगे, बी का स्थान 2 लेंगे, बी का स्थान कितना लेंगे, 3 लेंगे, सी का स्थान उसी प्रकार 5 लेंगे, डी का स्थान कितना लेंगे, तो 5 के बाद विषम संख्या 7 लेंगे। ऐसे करके यहाँ पर होटल का कोड बताना है, उसका पूरा मान को जोड़कर। तो बाबू देखो, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, आपको मैं यहाँ पर तरीका समझा देता हूँ। जैसे ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, इसी प्रकार डॉट डॉट करके जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है ए को 1 लेना है, बी को 3 लेना है, सी को 5 लेना है, डी को 7 लेना है, ई को 9 लेना है, इसी प्रकार चलते जाएगा। तो ई बताइए मेरे दोस्त, ए का जो एक्चुअल अल्फाबेट में जो स्थान होता है 1 होता है, बी का एक्चुअल 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, इसी प्रकार आगे जाता है। बिल्कुल, तो ई बताइए, इस प्रश्न में करना क्या है कि ए का स्थान 1 लेना है, बी का स्थान 3 लेना है, सी का 5 लेना है, डी का 7 लेना है, ई का 9 लेना है। लेकिन मेरे दोस्त, बी का जो स्थान होता है एक्चुअल में 2 होता है, सी का स्थान एक्चुअल तीसरे नंबर पर आता है, डी एक्चुअल स्थान 4 होता है, ई एक्चुअल 5 होता है। तो ई बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 से 1 में कोई रिलेशन दिख रहा है? यानी कि जो अल्फाबेट के एक्चुअल स्थान होते हैं उसमें और जो अभिन्न किया गया उसमें कुछ लॉजिक आपको नजर आ रहा है? देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कैसे? 1 का डबल कर दोगे 2, 1 का डबल करके उसमें से -1 कर देंगे, डबल -1 करके देखो। 1 का डबल 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 का डबल 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का डबल 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 का डबल 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 5 का डबल 10, 10 में से 1 जाएगा 9। इसका मतलब कहने का मेरे दोस्त, जो यहाँ पर जो हम लोगों को प्रश्न में जो विषम संख्या लेना है, उसके लिए करना है क्या कि उसकी एक्चुअल जो भी स्थान होता है उसको डबल करके -1 कर देंगे, तो इस वाले प्रश्न में जो बात बता रहा है वो बात हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आगे हम लेना है, यहाँ पर होटल है तो एच का स्थान कितना होता है? एक्चुअल में तो होता है 8 होता है, लेकिन 8 का डबल 16, 16 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसी प्रकार ओ का स्थान कितना होता है मेरे दोस्त? एक्चुअल होता है 15, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार बनाना है तो 15 का डबल 30, 30 -1 हो जाएगा कितना? 29। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको ही बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? होटल है, HOTEL है ना, तो इसका कोड क्या होगा? जैसे H बराबर कितना होता है? एक्चुअल में होता है 8 होता है, तो इसका डबल कर देंगे, 8 दूनी 16 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो H का क्रमांक कितना हो जाएगा? 15 प्लस O, क्योंकि कुल मान बताना है तो प्लस ही करना है। जैसे कि O है तो O है तो O का क्या करेंगे? O का स्थान होता है एक्चुअल 15, इसको करेंगे डबल और डबल करते ही -1 कर देंगे, तो 15 दूनी 30 -1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 29 हो जाएगा। अच्छी बात है। उसी प्रकार टी का जो स्थान होता है एक्चुअल में 20 होता है, इसको 2 से गुना करके -1 करेंगे, तो 20 दूनी 40 -1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 39 हो जाएगा। प्लस ई का
ई का एक्चुअल कितना होता है 5 होता है 5। इसका कर देंगे डबल, आई इसमें से -1, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 11 हो जाएगा। एल, एल मतलब 12, एल का जो स्थान होता है वो होता है 12। बस इसका कर दो डबल आ -1, 12 दूनी 24 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 23। बस इसी को तुम जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ गया मेरे दोस्त। जोड़ दो। यहाँ पर हमने इसको तरीका को समझ लिया कि इस प्रश्न में क्या तरीका को लगाया गया है। समझो, यहाँ सभी को तुम आपस में ऐड कर दो। बस 39 को 11 को जब हम ऐड कर देंगे मेरे दोस्त, 39 को 11 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बिल्कुल 50 में जब हम 15 को जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सॉरी मेरे दोस्त, एक एक अंक को जोड़ लो, एक एक अंक का ही जोड़ लो। 5 ढाई से जोड़ते हैं, 3 3 आ 1 4 4 आ 9 13 13 13 13 13 आ 9 कितना हो जाएगा 22 22 5 27 के साथ हासिल कितना 2, 22 5 27 के साथ हासिल कितना, तो 22 5 27 के साथ हासिल आ गया 2 2 आ 1 3 3 आ 3 6 6 आ 2 8 8 आ 1 9 9 आ 2 11। हासिल हमारे पास कितना आया था मेरे दोस्त, हासिल हम लोगों के पास में आया था 2, तो 11। 117 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। फिर से तुम ऐड करके देखो मेरे दोस्त, फिर से ऐड करो, फिर से 5 5 आ 9 9 5 कितना हो जाएगा 14 14 5 गुआ 9 गो 14 गो 14 गो 9 गो 23 गो 23 गो 1 गो 24 गो 24 गो 3 गो 27 को। लग तो रहा है कुछ गड़बड़ हमने किया है। क्या गड़बड़ किया है, एच का होता है 8 8 दूनी 16 माइनस 1 15, ओ का 15 15 दूनी 30 माइनस का 1 कितना हो जाएगा होटल, HOTEL होटल को कर रहे हैं। ओ का हो जाएगा 15 15 गुना 2 30 माइनस 1 29, टी का हो जाएगा 20, टी 20 20 दूनी 40 माइनस 1 39 5। ओ माय गॉड यार, यहाँ पर हमने गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं, बस इस तरीका को समझिए। यहाँ पर हम लोगों ने गलत कर दिया है मेरे दोस्त। क्या गलत है, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोगों ने गलत कर दिया। कैसे कर दिए हैं, ई का स्थान होता है 5, 5 का डबल माइनस 1 करेंगे तो 9 होगा ना मेरे दोस्त। यहाँ पर 11 हम लोगों ने काहे किए हैं, यहाँ पर 11 हम लोगों ने काहे किए हैं, देखो ध्यान से। क्योंकि ई का स्थान होता है 5, 5 का डबल 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 ही न होगा। बिल्कुल। अब तुम ऐड करो, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा फाइनली। कितना हम लोग यहाँ पर गलती कर बैठे थे। देखो 5 आज देखो 3 गो 3 गो 9 गो 12 गो 12 गो 9 गो 21 गो 21 गो 9 गो 30 गो 30 गो 5 गो 35 के 5 हासिल कितना 3 हो गया। 2 2 2 आ 3 5 5 आ 2 7 7 आ 1 8 8 गो 3 गो हासिल को 11। तो इसका राइट आंसर 115 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बस आप लोग तरीका को समझिए कि इस प्रश्न में क्या लॉजिक को लगाया गया था। थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न था कोडिंग डिकोडिंग का मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोगों के पास में जो आकृति दी गई है, इस आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कि कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 9 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखो कि 9 से 13 कैसे बना है, यहाँ सीरीज के पैटर्न में ही लिख देते हैं। देखो 9 से 13 कैसे बना है, 9 से देखो कि 13 कैसे बना है। उसके बाद 13 से देखो 22 कैसे बना है। उसी प्रकार 22 से क्वेश्चन मार्क निकाल देना। 9 से 13 बना लो, 13 के बाद 22 बना लो, 22 के बाद में क्वेश्चन मार्क तुम बना लेना। चलो, तो यहाँ पर लॉजिक हम लोग लगाते हैं। क्या लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखो। इस 9 में अगर प्लस हम लोग 4 का स्क्वायर को जोड़ दें, सॉरी 2 का स्क्वायर को जोड़ दें 9 में, यहाँ देखो जो 9 है इसमें 2 का स्क्वायर को जोड़ दें। 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 9, 9 में अब हम 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, तो 9 में 4 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 13 बन जाएगा। उसी प्रकार 13 से मेरे दोस्त 22 बनाना है। तो इसमें क्या करना होगा,
यहाँ पर करना होगा क्या, 3 का स्क्वायर को हमें जोड़ना होगा। देखो 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे 13, 3 का स्क्वायर होता है 9, होता है बिल्कुल। तो 13 में 9 को हम जोड़ेंगे तो बिल्कुल 22 बन जाएगा। तो ये बताइए 22 में अगला स्थान निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का स्क्वायर जोड़ना होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 22 में जब हम लोग 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में जब हम लोग 16 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 2 1 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। इस प्रश्न में जो लॉजिक है ये लॉजिक कुछ खास नहीं है, बिल्कुल इनल गिनल है। क्या है देखो, 9 से 13 बनाना है प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 9 और 2 का स्क्वायर 4, 13 हो जाएगा बिल्कुल। 13 से 22 बनाना है प्लस का 3 का स्क्वायर हम लोग ऐड कर देंगे। उसी प्रकार 22 से क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे। तो 4 का 22 में क्या करेंगे हम लोग, 22 में 4 का स्क्वायर को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 22 में 16 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 38। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आप लोग तरीका को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 है। क्या है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ लिखो सॉरी, यदि गुना का अर्थ है भाग, यदि गुना जहाँ भी है उसके जगह पे क्या रखना है, गुना के जगह पे क्या रखना है, तो गुना के जगह पे हम लोगों को रखना है भाग। प्रश्न में बोला है गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है क्या, भाग का अर्थ है मेरे दोस्त प्लस, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, जहाँ भी प्लस है उसके जगह पे हमें लिखना है माइनस। प्लस भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है का, माइनस का अर्थ है मेरे दोस्त गुना। बस इस प्रश्न में इस सिंबल को यूज करके न्यू समीकरण का तुम निर्माण कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है 30 है, 30 के बाद में क्या है प्लस, प्लस है ना 30 के बाद में, तो 30 के बाद प्लस है तो प्लस के जगह पे हम डायरेक्ट रख रहे हैं माइनस, कितना 20। बस ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद है क्या माइनस, तो माइनस के जगह पे रखना है गुना। उसके बाद में क्या है 5 है, फिर आ गया ब्रैकेट कितना है 7 है। उसके बाद में है भागा, भागा के जगह पे हमें रखना है प्लस, कितना है तो 3 है बिल्कुल। आगे देखेंगे फिर से आ गया गुना, गुना का जगह पे हम लोगों को रखना है भाग, कितना 25। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। अच्छा आपको एक तरीका बता रहे हैं हम लोग, इसको बोडमास के नियम से सॉल्व किया जाएगा। बोडमास के नियम से सॉल्व किया जाएगा। बी से ब्रैकेट जो कि इस प्रश्न में दिया गया है, वो मतलब ऑफ का मतलब का नहीं दिया गया है, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बोडमास के तरीके से। बस यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बिल्कुल। तो 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 10 बचेगा बिल्कुल। बीच में गुना तो गुना, ठीक है। यहाँ ई ब्रैकेट में देखो, ई ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या है गुना, उसके बाद है 5, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुना बिल्कुल, तो गुना रहेगा बिल्कुल। इस 7 को 3 को कितना हो जाएगा, 10 को हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। अच्छा यहाँ देखो मेरे दोस्त यहाँ भागा क्या है, उसके बाद में है भागा क्या 25। अब देखो यहाँ पर 25 है ना भागा में, कहने का मतलब ये 10 गुना 5 गुना 10, आप भागा कितना है 25। अब हम इसको करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बस ये तरीका को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे मेरे दोस्त। कैसे देखो ध्यान से, डायरेक्ट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा गुना, इस 7 गुना 3 को कितना हो जाएगा 10 गो, और 10 गुना 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद भागा कितना है 25। बस अब तुम सॉल्व कर लो भाग का, तो ये हो जाएगा 10 गुना, इस 50 को 25 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा, 50 को 25 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 10 गुना 2 20 कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा मेरे दोस्त। और 20 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसे करना है बस आप लोग तरीका को समझिए, आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, एक आदमी अपने कार से पूर्व दिशा की ओर 50 किलोमीटर जाता है। देखो ये डायरेक्शन का प्रश्न है, तो डायरेक्शन में सबसे पहले आपको डायरेक्शन याद दिला देते हैं। डायरेक्शन में ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, और दाहिने बगल में पूर्व होता है, और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात को सब कोई जानता है। अच्छा, जब आप लोग ये बात को जानते हैं तो बस इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं। आपको ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, ध्यान से देखिए। एक आदमी अपने कार से पूर्व दिशा की ओर 50 किलोमीटर जाता है। पूर्व दिशा किधर होता है? पूर्व जो दिशा होती है वो दाहिने बगल होती है, तो पूर्व दिशा में जाता है कितना? 50 किलोमीटर जाता है। पूर्व दिशा में उसने 50 किलोमीटर गया, अच्छी बात है, जाता है। वह दाएं मुड़ता है, आज 30 किलोमीटर जाता है। वह नीचे की तरफ मुड़ेगा, दाएं नीचे ही होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ मुड़ता है, आज कितना जाता है? 30 किलोमीटर जाता है, अच्छी बात है। आगे प्रश्न क्या कर रहा है? फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है, आज 10 किलोमीटर जाता है। उसका पश्चिम अब इस दिशा में होगा, पश्चिम होगा इस दिशा में, पश्चिम जो होगा वो इस दिशा में होगा, बिल्कुल पश्चिम की ओर मुड़ता है, आज कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है ये बताइए। यहाँ पर उस जो व्यक्ति पहुंचा, वो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पर पहुंचा था। ये दूरी हम लोगों से पूछा गया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नीचे में 10 है तो ऊपर में 10 काट के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ऊपर में 10 हो गया। अच्छा, इधर 30 है तो इधर भी 30 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, बना लो एक, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को दूरी पूछा गया। ई वाला 30 है तो ये भी 30 हो गया, ई वाला 10 है तो ऊपर भी 10 हो गया। अच्छा, ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है? 50 है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है। तो इस 50 में से जब इस 10 को घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा मेरे दोस्त? 40 बच जाएगा। तो हम लोगों से पूछा गया इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि मान लो इसको तुम ए मान लेते हो, इसको तुम बी मान लेते हो, तो ए बी का दूरी निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? एक समकोण त्रिभुज बना है हमारे पास, जैसे ए बी का दूरी निकालना है तो ये क्या है? ये कर्ण है। इसको मान लो तुम एच मान लो, ये कर्ण हो गया एच। एच बराबर जो फॉर्मूला होता है एच बराबर रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर के बराबर होता है। एच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रूट के भीतर में होता है, जो यहाँ पर लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो 30 लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 40 का स्क्वायर। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1600। 900 1600 कितना हो जाएगा? रूट के भीतर हो जाएगा 2500। 2500 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इस 2500 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आप लोग तरीका को समझिए। आपकी कैलकुलेशन करने की तो आपको ना है, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, हम अपने तरीका बातें कि इसका जो स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बस इसी को समझिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्त। पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से सातवें है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से सातवां है, तो पंक्ति में कितने पेड़ है ये बात को बताना। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, जो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है, रैंकिंग का प्रश्न है, कुल बराबर। यहाँ पर दोनों छोर दिया है, तो दोनों छोर का मतलब मान लो एक छोर इधर से और एक छोर इधर से। जो पेड़ है ना, इधर होता है बायां, इधर में होता है दायां, इधर होता है बायां, इधर होता है दायां। ये बात को आप लोग विशेष रूप से जानते हैं। तो दोनों छोर से सातवां, इधर से भी सातवां, इधर से भी सातवां है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो क्या होता है? बस इस तरीका को आप लोग समझ लीजिए। फॉर्मूला निकालने के लिए तरीका टोटल होता है क्या, यानी कि टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त? बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां -1 कर देंगे हम लोग। बस ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। बायां बायां से भी सातवां है और दायां से भी सातवां है, बस इसमें से -1 कर देंगे तो 7 7 हो जाएगा 14, -1 करेंगे जैसे ही कितना हो जाएगा? 13। यानी इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। और 13 कौन सा ऑप्शन में दिया है? बस ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बस आप लोग तरीका को समझिए। कुल निकालने का जो फॉर्मूला है तो हम लोगों का बायां प्लस दायां -1। अच्छा, अगर ऊपर और नीचे से भी दिया होता तो भी कोई बात नहीं होती, ऐसा भी होता।
ऊपर और नीचे, जैसे बायां की जगह ऊपर लिख देते, दायां की जगह नीचे लिख देते, फिर से -1 कर देते हैं, हमारा राइट आंसर यही आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र ABCDE तथा F एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। सी देखो यहाँ पर 6 मित्र है जो एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके बैठे। जैसे हमारे पास एक पंक्ति है, एक पंक्ति में पहला व्यक्ति हो गया, ई हो गया दूसरा व्यक्ति, ई हो गया तीसरा व्यक्ति, ई हो गया चौथा, ई हो गया पांचवा, ई हो गया छठा। यहाँ पर हमारे पास पंक्ति में टोटल 6 व्यक्ति को हम लोगों ने बैठा दिया। कितना? 6 व्यक्ति यहाँ भी हो गया। चलो तो 6 व्यक्ति जब हम लोगों ने बैठा दिया, अब हम लोगों से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ देखो, क्योंकि डायरेक्शन में पूरब जो दिशा होती है वो दाहिने तरफ होती है बिल्कुल, तो यहाँ पर दाहिने तरफ सारे का मुख को हमने खोल दिया। ऐसा करने से नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नीचे हो जाएगा दायां, और ऊपर में हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? तो ऊपर में हो जाएगा बायां। ये बात को आप लोग समझिए, विशेष रूप से ये बात को समझिए मेरे दोस्त, तभी जाकर आंसर आप आसानी से बना सकते हैं। ऊपर बायां नीचे दायां होता है। अब इस प्रश्न को तुम सॉल्व करने के लिए तरीका अपनाओ। प्रश्न में बोला है सी जो है ए और ई के मध्य में, सी जो है ए और ई के मध्य में बैठा है, तो यहाँ पर सी और ए कहाँ बैठेगा यहाँ से क्लियर डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो इसको अभी नहीं लेंगे। आगे एक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया गया है, बी ई के तुरंत दायां बैठा है। देखो अपने मन से यहाँ पर खाली ही ट्रायंगल खाली ही बना लो, क्योंकि इसमें तो हम डायरेक्ट पुट ही नहीं कर सकते। ये बात को आप लोग समझ गए हैं, इस प्रकार से इसको रखना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ से हम एक एक करके बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ओपन आकृति होती है उसमें डायरेक्ट हम लोग पुट व्यक्ति को छौ को नहीं बैठा सकते, एक साथ नहीं बैठा सकते, इसीलिए हम लोग बारी बारी से बैठाते। प्रश्न है बी ई के तुरंत दाया है। देखो बी जो है ना, यहाँ पर जैसे जो बी बैठा है, जो बी है ना वो ई के तुरंत दाया है। ई के तुरंत दाया है, दाया होता है नीचे, तो ई के तुरंत दाया हो जाएगा बी ई के तुरंत दाया है, किंतु डी के बाया है। किंतु का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट नाम क्या है? बी है। फर्स्ट नाम क्या है? बी है। तो देखो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोगों का बी ई के तुरंत दाया है, तो बी ई के तुरंत बाया बन गया, सॉरी दाया बन गया, किंतु डी के बाएं है, डी के बाएं बनाना है, तो डी का बाया किंतु का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए, तो जो बी है ना वो ई के दाया है, लेकिन किंतु डी के बाया है, तो डी को यहाँ पर बैठाना होगा, तभी तो जाकर डी का बाया बी बनेगा। बिल्कुल। आगे प्रश्न हम लोगों से एक ऊपर हमने छोड़ा था, प्रश्न क्या? सी ए और ई के मध्य में, जो सी है ना ए और ई के मध्य में, सी ए और ई के मध्य में है, तो यहाँ देखो ई यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए यहाँ पर है ना, तो सी ए और ई के बीच में है, तो ई यहाँ पर है, तो ए को यहाँ पर बैठाना होगा, क्योंकि ई और ए के मध्य में सी बैठा है, तो सी आ जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, ई और ए और ई के मध्य में है, तो ए ई और ए के मध्य में सी बैठ गया। बिल्कुल यहाँ से हम लोगों ने बैठा दिया। आगे एक पॉइंट और कह रहा है, एफ दाएं छोर से अंत में नहीं बैठा है। एफ जो है दाहिना छोर पर नहीं बैठा है, तो दाहिना छोर इधर होगा, तो फिक्स है कि दाहिना छोर ऊपर बना दो, क्योंकि 5 जब व्यक्ति हो चुके हैं और 6 व्यक्ति बैठाना है, तो एक व्यक्ति घट रहा है, तो नीचे कभी नहीं आ सकता, तो ऊपर ही आएगा एफ, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया एफ दाएं छोर पर नहीं बैठ सकता। हमारा अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो ये हो जाएगा दायां और ऊपर में हो जाएगा बायां। दायां छोर पर कौन बैठा है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही डी को दिया गया है, डी ही दायां छोर पर बैठा है मेरे दोस्त। ठीक है, बस आप लोग तरीका को समझिए, इस तरीका से इसका आंसर हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न हम लोगों से क्या कर रहे हैं, बस इस तरीके को समझिए। 11 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, आलू है, सब्जी है और गाजर है। आलू है, सब्जी है और गाजर है। ठीक है, आलू है, सब्जी है और गाजर है, इनके बीच में सही बेनारे को बताना है कि क्या होगा। तो मेरे दोस्त हम सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीका से जानते हैं कि गाजर और आलू में कोई रिलेशन नहीं होता है। गाजर और आलू दोनों अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, एक हो जाएगा आलू, एक हो जाएगा गाजर, लेकिन दोनों सब्जी के भीतर आएंगे, दोनों आएंगे सब्जी के भीतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे दोस्त, क्योंकि गाजर और आलू दो अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, लेकिन
है तो दोनों सब्जी, तो सब्जी के भीतर दोनों अलग अलग आएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर प्रश्न है। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। देखो आपको मैं तरीका बता रहा हूं त्रिभुज काउंट करने के लिए। देखो हमारे पास यहाँ पर 3 बेसिक आकृति को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया। कैसे? अगर हम इन तीनों बेसिक आकृति को अलग अलग कर दें तो एक त्रिभुज बनेगा मेरा इस प्रकार से, ठीक है। एक त्रिभुज बनेगा मेरा इस प्रकार से, अलग कर रहे हैं हम सारे को। एक त्रिभुज बनेगा इधर दाहिने बगल में, ठीक है। इधर एक त्रिभुज बनेगा दाहिने बगल में। यहाँ बीच में क्या है? बीच में एक देखो, बीच में ऐसा करके बनाया गया है मेरे दोस्त इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें टोटल आकृति कैसे काउंट करेंगे हम लोग? बस इन तीनों आकृति को हमने क्या किया? अलग कर दिया। अब इसमें टोटल त्रिभुज काउंट कर लेंगे तो आपको एक बेसिक फिगर होता है इस प्रकार से। इसमें टोटल हम लोग त्रिभुज काउंट कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए। इसमें करते हैं क्या मेरे दोस्त कि यहाँ पर हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इसमें बेसिक टोटल त्रिभुज कितना बनता है? 4। बस ये जो 4 आया है इसका हम लोग डबल कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। क्योंकि ये जो 4 है ना 12 नंबर है तो 12 नंबर को लेंगे और डबल कर देंगे। टोटल इस आकृति में 8 त्रिभुज हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार 1 2 3 4। तो इस वाले में टोटल त्रिभुज कितना हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 8, ठीक है। और 9वां त्रिभुज ई हो जाएगा और 10वां त्रिभुज ई हो जाएगा, ठीक है। तीनों आकृति को जब हमने अलग अलग किया तो हमारे पास 10 त्रिभुज बना। 8 त्रिभुज इसमें, 9वां त्रिभुज इसमें, 10 चाहे ऐसे करो, 9वां 10वां मत लिखो। 8 त्रिभुज इसमें, 1 त्रिभुज इसमें, 1 त्रिभुज इसमें। टोटल अभी तक कितना हो गया? 8 और 2 10 त्रिभुज हो गया। बिल्कुल। क्या कोई और नया रेक्टेंगल बनेगा? क्या और त्रिभुज बनेगा? इन सारे आकृति को जब हम एक में सटा देंगे, जब सारे आकृति को एक में सटा देंगे तो मेरे पास कुछ नया त्रिभुज और बनेगा। कैसे? देखो एक त्रिभुज ई वाला बनेगा, एक त्रिभुज ई वाला, बिल्कुल सही बात है। और जस्ट एक इसके अपोजिट एक ई वाला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 10 पहले से था, 2 ई आ गया, कितना हो गया? टोटल 12। देखो एक ई वाला बनेगा और एक जस्ट बनेगा यहाँ पर, देख रहे हो। तो 2 त्रिभुज यहाँ से आ जाएंगे तो 2 और जुट जाएंगे। तो 10 में 2 को हम और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इसमें टोटल 12 त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्त। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है, बस आपको तरीका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर प्रश्न है। 5 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक डाइस के अलग अलग आकृति 3 दी गई है। इसमें 5 के अपोजिट बताना। तो इसमें करते क्या हम लोग? किसी भी 2 आकृति को लेकर 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो देखो ये पहला और दूसरा आकृति को हम ले रहे हैं। पहला आकृति में एक, यहाँ पर दूसरी में एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है, बिल्कुल है। तो 1 कॉमन ट्रिक लगा लो। वो जो भी कॉमन होता है उसको हम लोग लिखते हैं, कॉमन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं बस। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? जो भी कॉमन होते हैं, जैसे पहली आकृति में क्लॉकवाइज में घूम लेंगे तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। तो पहली आकृति में 1 के बाद में 2 आएगा और 2 के बाद में क्या आएगा? 4 आएगा। दूसरी आकृति में 1 के बाद क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे तो 1 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में मेरे दोस्त 6 आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा करने से हम लोगों को आंसर क्या मिलता है? ध्यान से देखिए, आंसर मिलता है 4 का अपोजिट 6 मिल गया, 2 का अपोजिट, सॉरी यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, जो दूसरी आकृति है 1 के बाद 3 आया है। हो गलती हम लोग कर बैठे हैं, देखो ध्यान से, काहे ऐसे कर रहे हैं? पहली आकृति में 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, दूसरी आकृति में 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा। ये ना हुआ सही, ऐसे न करेंगे। अब ऐसा करने से मेरे दोस्त ध्यान से देखना, 4 का अपोजिट 6 आ गया, 2 का अपोजिट 3 आ गया, और यहाँ पर दोनों जगह 1 है। वो नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में कौन सा नंबर है जो नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 2 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3, 6, 1 का अपोजिट 5 आ गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया। तो हम लोगों से प्रश्न पूछा गया 5 का अपोजिट बताना। तो 5 का अपोजिट क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? 1 आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस आप लोग तरीका को समझिए, यहाँ पर क्या लॉजिक को लगाया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ चुके होंगे कैसे कर। फिर अगर आप लोगों को, यदि आप इन प्रश्न को नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से
देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर हमने आपको क्या बोला, दोनों आकृति में वन कॉमन ट्रिक हम लोग लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों में यहाँ भी एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है। जो कॉमन है बस उसको ऊपर नीचे लिखते हैं। पहली आकृति में क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो एक के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 के बाद में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरी आकृति में एक के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, एक के बाद में 3 आ जाएगा, और 3 के बाद में 6 आ जाएगा। ऐसा करने से मेरे दोस्त 4 का अपोजिट 6 मिलता है, 6 का अपोजिट 4 मिलता है, 2 का अपोजिट 3 मिलता है, 3 का अपोजिट 2 मिलता है, और 1 का अपोजिट क्या मिलेगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है, क्या नंबर नहीं दिख रहा है, 5। तो 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1। हम लोगों से पूछा है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत हम लोगों ने क्या निकाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है, 28 का जो रिलेशन 729 के साथ में है, सेम रिलेशन मेरे दोस्त 32 का क्वेश्चन मार्क से है। हम लोग को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक को लगाएंगे, देखो 28 से हम लोग देखेंगे कि 729 कैसे बना है, सेम रिलेशन मेरे दोस्त, यहाँ पर 32 का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। चलो यहाँ पर तरीका को समझिए, बस तरीका क्या कहता है, जब भी एनालॉजी का प्रश्न दिया जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर ढूंढते हैं, उसके बाद क्यूब्स देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर देखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन देखते हैं, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। लेकिन इस प्रश्न में प्राइम नंबर तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर क्यूब्स भी नहीं दिख रहा। उसके बाद हम लोग स्क्वायर पे जाएंगे, स्क्वायर तो दिख रहा है। कैसे, 28 से 729 कैसे बना सकते हैं, 28 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27। इस 27 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 729, क्योंकि 27 का स्क्वायर 729 होता है। सेम रिलेशन यहाँ पर 32 में से 1 को हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। 31 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा मेरे दोस्त। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। 961 ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान प्रश्न का लॉजिक है मेरे दोस्त। यहाँ पर 28 माइनस 1 27, 27 का स्क्वायर कितना, 729। यहाँ पर 32 माइनस 1 31 का स्क्वायर 961। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं ना, सीजीएल में हाल ही में पूछा गया है। आप लोग प्रश्न को रटिएगा नहीं मेरे दोस्त, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, एक घड़ी में समय 3:13 है, एक घड़ी में 3:13 का समय हो रहा है, तो पानी में कौन सा समय दिखाई देगा। देखो जल प्रतिबिंब हमसे पूछा गया। वाटर इमेज का प्रश्न आ चुका है हम लोगों के साथ, क्या है, तो वाटर इमेज का प्रश्न पूछ लिया गया है। देखो वाटर इमेज में अगर सही समय दे के तुमसे पानी में समय पूछे यानी इमेज पूछे, या फिर पानी का समय देकर आपके सही समय पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, आंख मुनना है, 18:30 में से बस इसको घटा देना है। 18:30 में से घटा देंगे, आंसर आएगा। जो भी समय दिया गया होगा, या तो पानी से सही समय पूछे या सही समय से पानी में समय पूछे, आपको 18:30 में से घटा देंगे बस। तो यहाँ पर घटा देंगे 18:30 में से 3:13 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 13 जाएगा तो 17 हो जाएगा। यहाँ 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। अच्छा एगो बात बताइए, एक्चुअल में घड़ी में 15 बजने का मतलब कितना होता है, 12 के बाद 15 कितना ज्यादा है, 3। तो इसका मतलब 15 का मतलब एक्चुअल 3 होता है। 3:17। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। 15 का मतलब घड़ी में एक्चुअल में 3 होता है। कैसे निकलते हैं, क्योंकि 12 से कितना ज्यादा है, क्योंकि घड़ी में 12 को हम लोग 0 भी पढ़ते हैं, 12 को हम लोग 0 भी पढ़ते हैं, तो 0 के बाद 15 पर जाएंगे, यानी 12 के बाद 15, 12 से कितना ज्यादा है तो 3। इसका मतलब 3:17 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे मेरे दोस्त। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।